हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। कोरोजन जो हमारा यूनिट चल रहा है, जो मॉड्यूल चल रहा है, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं कोरोजन को रोकने के, मतलब बेसिकली कौन कौन से मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे मेथड आपको दिखाए थे और उसमें से कुछ मेथड आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अगेन जो मेथड ऑफ कोरोजन होता है या जो प्रिवेंशन बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि भाई प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो होता है उसको किस तरह से हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में। बच्चा एक एक बोलते प्रिवेंशन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि यार जितने भी कंटेंट हैं उनके ऊपर क्वेश्चन तोड़ तोड़ के भी बनता है, कभी कभी 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लिए अलग से वो पर्टिकुलर प्रिवेंशन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन एज फॉलोज बेसिकली कौन कौन से मेथड है। तो मटेरियल सिलेक्शन, किस तरह का मटेरियल आप लेते हो, दैट इज प्योर है, इम्प्योर है, फिर एलॉय ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, प्रॉपर डिजाइनिंग। ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है कि आप जो भी आप मेटल ले रहे हो, जिस मशीन को आप बना रहे हो, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, उसकी डिजाइनिंग कैसी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कभी ऐसा होता है कि यार बहुत रफ है, ठीक है, मशीन के अंदर जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है बहुत रफ है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वो जल्दी कोरोड हो रहा है। ठीक है, या फिर जरूरत के हिसाब से वो प्लेन भी रखा जा सकता था लेकिन आपने रफ बना दिया है, या फिर बेंडिंग नहीं चाहिए थी लेकिन आपने बेंडिंग कर दी है, बेंडिंग के बिना भी काम हो सकता था। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्रॉपर डिजाइनिंग भी एक फैक्टर होता है। यूज ऑफ इनिबिटर्स, कोरोजन इनिबिटर्स बोलते हैं कि कोरोजन के लिए जो नेसेसरी एनवायरमेंट होता है उसको क्या करते हैं बच्चा, अवॉइड करने लगते हैं। कि भाई एग्जांपल के लिए अगर आपको लग रहा है कि यार मॉइस्चर है और जिसकी वजह से कोरोजन होगा, तो हमने कोई इनिबिटर, कोई केमिकल डाल दिया जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को हटा देगा या मॉइस्चर को गायब कर देगा। तो वो इनिबिटर्स हम यूज करते हैं। दो तरह के इनिबिटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, एनोडिक इनिबिटर्स और कैथोडिक इनिबिटर्स। तो हमारी कोशिश होगी आज यहां तक कंप्लीट करने की। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिर उसके बाद कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आपको अगेन 2 पॉइंट्स निकल कर आते हैं, अलग अलग मेथड है। एनोडिक प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो जनरली ये 5 मेजर पॉइंट्स है। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग की हम बात करते हैं, किस तरह से प्रोटेक्टिव कोटिंग का यूज करके भी मैं कोरोजन को रोक सकता हूं। मेटालिक कोटिंग होती है, नॉन मेटालिक कोटिंग होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में भी कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर में स्पेशली हमारा फोकस होगा स्टार्टिंग के जो 3 मेजर प्रिवेंशन है कोरोजन को रोकने के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे मटेरियल सिलेक्शन, प्रॉपर डिजाइनिंग और यूज ऑफ इनहिबिटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन। जैसे कि आप जानते हो कि मटेरियल सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मटेरियल जो है वो आप 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर जो मटेरियल आप ले रहे हो, एक तो अगर वो प्योर लेंगे तो कोरोजन के चांसेस खत्म हो जाएंगे, और दूसरा अगर आप इम्प्योर भी ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि एलॉय लेने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे एलॉय जो होता है वो भी हेल्प करता है कोरोजन को रोकने का। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि स्टील जो है उसमें जंग नहीं लगता है, उस पर रस्ट नहीं लगता है, क्योंकि आयरन के साथ में आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं आपने कार्बन मिला दिया है। तो ये एलॉय जो कॉम्बिनेशन है बच्चा, वो रस्ट से मुक्त रहता है, रस्ट फ्री रहता है। मतलब यहां पर कोरोजन के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुके हैं। जबकि वही आयरन अगर अकेले रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा, तब उस पर रस्ट लग सकता है। तो अपने दिमाग में ये चीज सेट करके चलो कि भाई मटेरियल कौन सा चूज कर रहे हो, मटेरियल कौन सा ले रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो पहला पॉइंट जो होने वाला है वो यही है आपके लिए, मेटालिक मटेरियल सिलेक्शन कौन सा ले रहे हो। तो ऑफकोर्स द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग मशीन पार्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द कोरोजन। आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप उस मशीन को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हो, वो आपको डिसाइड करके देगा कि भाई एग्जैक्टली आपका कोरोजन कितना होने वाला है। द चॉइस बिटवीन एब्सोल्युटली प्योर मेटल और द एलॉय, जो आपकी चॉइस होनी चाहिए वो प्योर मेटल की होनी चाहिए या फिर एलॉय की होनी चाहिए। अगर आप ऐसे चॉइस रखते हो तो ऑब्वियस बात है कि आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपकी मशीन की जो लाइफ होगी वो बड़ी होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, यूजिंग प्योर मेटल अगर मैं लेता हूं तो मैं क्या देखने के लिए मिलता है, तो यूजिंग प्योर मेटल में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई द इफ द मेटल यूज टू मैन्युफैक्चर मशीन पार्ट इज 100% प्योर। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% प्योर मेटल या मेटालिक पार्ट्स मैंने यूज किया मशीन को बनाने के लिए, तो कोरोजन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोरोजन को रोकने की कैपेसिटी भी क्या होगी, अल्टीमेटली उसके अंदर ज्यादा रहेगी, क्योंकि कोई इंप्योरिटी नहीं है। तो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि भाई कोई बाहर का एटमॉस्फेयर आकर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से प्योर है। अगर इम्प्योर चीजें रहेंगी तो वहां से वो क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर वहां पे रस्ट लगना शुरू होता है, या फिर वहां पर धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से प्योर मेटल से बना हुआ है तो बिल्कुल चांसेस है कि वो लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से रहेगा एज कंपेयर टू इम्प्योर मेटल। तो ऑफकोर्स प्योर मेटल का जो कोरोजन रेजिस्टेंस से बचा वो कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इम्प्योर
मेटल एंड दिस इज बिकॉज इम्प्योरिटीज कॉज हेट्रोजेनिटी, मतलब इम्प्योरिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं बिहेवियर बदल देता है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि दो अलग अलग लोग को मैं मिला रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं हेट्रोजेनियस नेचर दिखाते हैं। अगर होमोजेनियस रहेगा, पूरा का पूरा एक ही जैसा रहेगा, तो चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि उसमें कोरोजन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ये जब प्योर मेटल लेते हो तो हेट्रोजेनिटी बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। जबकि दो अलग अलग लोग जब मिलते हैं या इंप्योरिटी जब ऐड हो जाती है तो वह हेट्रोजेनिटी उनके अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोरोजन की कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, दस यूज ऑफ प्योर मेटल और प्यूरिफाइंग जो मेटल होते हैं प्रिवेंट्स कोरोजन। इसीलिए बच्चा हम ट्राई करते हैं कि यूज ऑफ प्योर मेटल लेना है या फिर ऐसे मेटल लेना है जो काफी प्योर नेचर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोजन क्या होता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। एंड दिस मेथड इज यूजफुल ओनली इफ कोरोजन प्रोसीड्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। ये तब अप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म के थ्रू कोरोजन हो रहा है। मतलब कहीं पर आप जो मशीन ले रहे हो, आपको लग रहा है कि हर बार ये चीज खराब हो जा रही है, और खराब होने के पीछे रीजन है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है ये बार बार। ठीक है, जहां पर ये इंप्योरिटी की वजह से ये खराब हो रहा है, तो उस चीज को आपने पूरे प्योर मेटल के साथ में बना दिया, जिसकी वजह से वो कोरोजन के चांसेस क्या होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि यूजिंग मेटल अलॉय। आप ये ले सकते हो कि भाई मैं कोई मेटल का अलॉय ले लेता हूं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आयरन जो लोहा होता है, अगर अकेले रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत जल्दी क्या होगा, कोरोड होने के चांसेस उसके ज्यादा रहेंगे, जंग लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको एलॉय के रूप में कन्वर्ट कर देते हो सेम लोहे को, तो स्टील के पैटर्न में जब ये बनता है तो फिर कोरोजन के चांसेस बिल्कुल गायब हो जाते हैं या रस्ट नहीं लगता है। तो मेटल एलॉय जब आप बनाते हो उसको, तो भी आप क्या करते हो, कोरोजन को गायब कर देते हो या फिर उसको कम कर देते हो। तो कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कैन बी इंप्रूव्ड बाय एलॉइंग द मेटल। कोरोजन को मैं गायब कर सकता हूं या उसको रोक सकता हूं या उसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को मैं बढ़ा सकता हूं उसको एलॉइंग करके। एंड एलॉइंग कैन हेल्प टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इफ इट गिव्स होमोजेनियस प्रोडक्ट। अगर ये पूरा ओवरऑल एक जैसा दिखने लगता है तो ये होमोजेनियस पैटर्न बना देता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आयरन कैन बी अलॉयड विद द क्रोमियम एंड कार्बन टू गिव स्टील एंड विच हैज बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस देन आयरन। तो अकेले आयरन के कंपेयर में अगर जो स्टील है बच्चा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है कोरोजन को रेजिस्टेंस करने की, रोकने की। तो ये एलॉय के बारे में इंफॉर्मेशन था। तो उम्मीद है कि जो पहला पॉइंट है कि मटेरियल का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए वो एकदम क्लियर है सबको। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर डिजाइनिंग की। अब ये प्रॉपर डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं, मान लो कि जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लो कि कोई एक ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है, ये इस तरह से है, ठीक है, और दूसरा एक इस तरह से है। अब हमें पता है कि यार ये वाले केस में यहां पर जो बेस है आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, तो जो इसका जो पूरा लोड रहेगा वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आके बच्चा पड़ने वाला है। ऊपर का जो भी लोड रहेगा, जैसे कि ये कोई पिलर है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बेंड करके बनाई गई, तो उसका पूरा लोड जो कि बच्चा यहाँ पर पड़ने वाला है, और जो कि बहुत मुश्किल से ये स्टेबल होगा, बिकॉज ये पूरा टच नहीं कर रहा है इसको। जबकि दूसरे वाले केस में हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये पूरा जो है कि स्ट्रेट है और इस जाके इसके ऊपर पूरा टच हुआ है। तो इस वाले केस में आप बोलेंगे कि सर ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा इसके चांसेस है लंबे समय तक चलने के। जबकि इस केस में क्या होगा बच्चा कि थोड़ा सा बेंडिंग की वजह से ये सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्रॉपर डिजाइनिंग मतलब आपको डिजाइन कुछ इस तरह से करना होगा जिससे कि चीज़ें लंबे समय तक चले। तो डिजाइनिंग ऑफ द पार्ट शुड बी सच दैट इट अवॉइड शार्प बेंड स्ट्रेस। मतलब ऐसी चीज़ें ट्राई करो, डिजाइनिंग आपको इस तरह से ट्राई करना है कि जो बच्चा ये अवॉइड करे कि कोई शार्पनेस है, कहीं पर बेंड है, कहीं पर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, किसी एक मेटालिक पार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। और एज फार एज पॉसिबल द यूज ऑफ स्क्रू हो गया जैसे, ठीक है, नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, शुड बी अवॉइडेड, रेदर वेल्डिंग शुड बी प्रीफर्ड। अगर आप ये कोशिश करें कि सर कहीं पे नट लगा दिया जाए या बोल्ट लगा के टाइट कर दूं, तो वो अवॉइड करके आप सीधा वेल्डिंग कर सकते हो कि यार उसको पूरा परमानेंट जो कि सोल्यूशन दे दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और द मटेरियल सिलेक्शन शुड बी इन सच अ वे, ऐसा आप रखो कि दैट द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट डज नॉट एग्जिस्ट टू ग्रेटर एक्सटेंट। ऐसे मटेरियल लो कि जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म हो ही ना पाए, तो वो भी आपके दिमाग में वो चीजें चलनी चाहिए। जिससे कुछ यहाँ पे डायग्राम के रूप में समझाऊंगा, जैसे द सर्फेस ऑफ टू जॉइनिंग पार्ट शुड बी स्मूथ एज पॉसिबल। दो सर्फेस अगर आप जोड़ रहे हो तो ट्राई करो कि वो एकदम स्मूथ रहना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं कि वो खुरदुरा रहे या वो ऐसा रहे कि भाई जहां पर वहां से रस्ट लगने के चांसेस या वहां से करोजन होने के चांसेस बढ़ने लगे, ठीक है। सो दैट द क्रेसिव आर इन थिन एज पॉसिबल। तो जो जंग होता है या फिर जो दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कम से कम रहे, जिसकी वजह से वो आपका आसानी से क्या हो जाए, एकदम थिन रहे, कम से कम रहे। विच अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ अ कोरोसिव लिक्विड, जो कि कोरोसिव लिक्विड को क्या करेगा बच्चा, अपने पास जमा नहीं करेगा।
एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट, डर्ट, ग्रीड, ये सब जो चीजें कि बच्चा वहां पर जमा नहीं होंगी और फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ये सब नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपने कुछ ऐसे वेल्डिंग की है, आपने कुछ ऐसे वेल्डिंग की है, ये पूरा पैटर्न है वेल्डिंग का। अगर आप ये वेल्डिंग यहाँ पे ना करके अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ करते हो, ठीक है, ये इसको आपने बेंड कर दिया, इसको यहाँ पर वेल्डिंग करते हो जोड़ने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और दूसरा एक डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे कि आपने ये एक बनाया, कुछ पैटर्न बना दिया है। अभी इस पैटर्न में क्या होगा कि जो पानी आएगा बच्चा वो जाके यहाँ पे जमा हो सकता है, थोड़ा सा जो पानी आएगा समझो यहाँ पे जमा होगा। अगर मैं कुछ ऐसा डिजाइन कर दूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे बाहर से वेल्डिंग कर दिया इसको इस तरह से ट्रायंगल फॉर्मेट में, अब पानी क्या यहाँ पे आएगा तो जमा होगा नहीं, वो तुरंत नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक जो कि डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज डिजाइन करते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल चली आ रही थी बस उसी को फॉलो किया जा रहा है। बीइंग इंजीनियर आपको ये समझना पड़ेगा कि यार जो पहले चल रही थी वो तो बना बनाया था, उस टाइम पर शायद उतना नहीं जो है कि थॉट प्रोसेस में आया कि ये चीज हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जब आप उस चीज को देख रहे हो तो आपके दिमाग में चला जाए कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये जो चीज दिख रही है मुझे इस समय, इसके अंदर मैं ऐसा क्या मॉडिफाई कर दूं कि इसका जो लाइफ है वो बढ़ जाए। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी मशीन जितना ज्यादा लंबे समय तक चलेगी उतना ज्यादा जो कि इकोनॉमिकली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, बराबर, कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। वो जो इंस्ट्रूमेंट है अल्टीमेटली उसमें कोरोजन के चांसेस कम कैसे कर सकते हो, तो वो आप डिजाइन के थ्रू भी कर सकते हो। मटेरियल एक फैक्टर होता है, नो डाउट, आपको अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। मालूम पड़ा कि आपको जो चीजें दी गई आप उसी से बनाओगे, अब मटेरियल ही अच्छा नहीं तो कहां से बनेगा। तो मटेरियल एक फैक्टर है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर मटेरियल आपके पास अच्छा पहुंच रहा है तो क्या आप एज ए इंजीनियर, क्या आप अपने मशीन को इस तरह से डिजाइन कर रहे हो कि जहां से बेंडिंग, कोई कर्व पार्ट है, कोई शार्प एज है, जहां पर नट बोल्ट यूज किया जा सकता है, क्या वहां पे वेल्डिंग के ऑप्शंस ले सकते हो। ऐसी चीजों को आप अपने दिमाग में रखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब कोई चीज बना रहे हो तो वो देखना है कि भाई जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ बने, कहीं पर कोई रफ न रहे, कहीं पर कोई खाली जगह न बचे जहां पर कि डस्ट गंदगी जाके जमा हो। कई बार आपने देखा होगा कि घर में समझो कि अगर घर बना हुआ है और कहीं कोने कतरे में कोई जगह बची हुई तो वहां पर गंदगी धीरे 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 जाके डस्ट वस्ट जाके पानी वानी जाके जमा होके फिर बाद में जब मालूम पड़ता है कि जब सामान निकाला जाता है पूरा और उसको साफ करते हो तो बहुत सारा कचरा निकलता है, बहुत गंदगी निकलती है, वहाँ की जगह खराब हो जाती है, टाइल्स बेकार हो गए हैं, या फिर वहाँ पर थोड़े से बोलते हैं ना कॉकरोच और ये सब चीज़ें जमा होने लगती है। तो वो चीज़ें ना होने पाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अगर पहले से उस खाली जगह को ब्लॉक कर दें, हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि भाई खाली जगह है नहीं, ब्लॉक कर दिया, या तो उसको हम रेगुलर यूज में ले रहे हैं, अगर हमारे लिए जरूरी है तो रेगुलर यूज में ले रहे हैं। तो ये चीजें मशीन के लिए भी अप्लीकेबल है कि हम डिजाइनिंग जब करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई जब भी मैं डिजाइन करूंगा तो जो चीजें नहीं जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत नहीं उसको हटा दो, या जो चीजें आपको लग रही है कि जरूरी है उनके अंदर मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं वो आपको करके दिखाना होगा। जैसे कुछ एग्जांपल आपने यहाँ पे देख लिए। फिर हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ इनहिबिटर्स, जो थर्ड पॉइंट है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर्स मतलब है कि जनरली हम बोलते हैं रिएक्शन के लिए कि जो रिएक्शन को रोकने में मदद करे। अगर हमारे केमिकल रिएक्शन की बात करूं, बेसिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो उसमें हम ये बात करते हैं इनहिबिटर्स मतलब जो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर दे या स्लो कर दे उसके रेट को, उसको इनहिबिटर्स बोलते हैं। कैटलिस्ट का अपोजिट होता है। अब ये यूज ऑफ इनहिबिटर हम करने वाले हैं कोरोजन के लिए। कोरोजन एक रिएक्शन है। कोरोजन क्या है? एक रिएक्शन है कि भाई एक पर्टिकुलर केमिकल है जो किसी और वाले केमिकल पे आके उसको खराब कर रहा है, उसको अलग वे में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ केमिकल डाल दूं, अलग से तीसरा केमिकल डाल दूं जो इन दोनों के केमिकल के रिएक्शन को रोक दे, तो हम बोलेंगे कि हमने इनहिबिटर्स यूज कर लिया। तो इनहिबिटर्स यही है, यहां पर देख सकते हैं। तो इनहिबिटर्स, कोरोजन इनहिबिटर्स की बात कर रहा हूं मैं, मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच इनहिबिट्स द कोरोजन, जो कोरोजन को रोकने का काम करता है। इनहिबिट्स मतलब रोक देता है। व्हेन एडेड इन द कोरोजिव एनवायरनमेंट, जब हम कोरोजिव एनवायरनमेंट में उसको ऐड करते हैं, डालते हैं बच्चा, जब कोरोजिव एनवायरनमेंट में जब वो आता है मेटल पर्टिकुलर, तब वो क्या करता है बच्चा कि जो एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रल बना देगा कि भाई नहीं तुम रिएक्शन नहीं कर सकते। तो आप ये समझो कि अगर कोई सब्सटेंस है उसको मैंने कोरोजिव एनवायरनमेंट में डाल दिया तो वो क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, कोरोजन को रोक देगा। होना चाहिए लेकिन उसको रोक देगा, क्योंकि आप वो केमिकल क्या करेगा, उसको न्यूट्रल बना देगा, उसको रिएक्शन करने से मना कर देगा, समझो, ठीक है। एंड इनहिबिटर्स आर जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, सॉल्युबल इन द कोरोजिव एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स कैपेबल टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इधर एनोडिक और कैथोडिक एरियाज। तो जो भी एनोडिक कैथोडिक एरियाज होंगे उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे जिससे कि जो कोरोजन करने वाला जो केमिकल है वो आकर उसके ऊपर कोरोजन ना करे। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि इनके यूज करने से क्या होगा, जैसे ये एक मेरा प्योर मेटल है या इम्प्योर मेटल है, जो भी थोड़ा बहुत समझ लो। अब इसके ऊपर कोरोजन होने वाला है तो ये हमने क्या किया, पहले एक लेयर लगा दिया, ये इनहिबिटर्स का लेयर है, और यहां से अब हमारा जो है कोरोजन वाला केमिकल आ रहा है।
अब ये इसके ऊपर आएगा, लेकिन डायरेक्टली क्या ग्रीन वाले के कॉन्टेक्ट में जाएगा? नहीं, ये अंदर जो लेयर लगा हुआ है उसके कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली नहीं आएगा, बिकॉज इस लेयर की वजह से। तो अंदर वाले के साथ में ये रिएक्शन नहीं कर सकते। बस यही आपको समझना है कि भाई अंदर वाले के साथ में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और जब अंदर वाले के साथ में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो कहानी खत्म। यही हमारा इनिबिटर्स का रोल है कि वो मेन जो मेटल है, मेन जो मशीन का पार्ट है, मेन जो मटेरियल हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, चाहे एनोडिक हो चाहे कैथोडिक हो, कोई एक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल कोरोजन होने के लिए, जो एनवायरमेंट के थ्रू जो कोरोजन होने के लिए जो केमिकल्स आ रहा है वो अंदर मेटल के कॉन्टेक्ट में ना आया डायरेक्ट, और इसके वजह से हमारा कोरोजन क्या होगा बच्चा? रुक जाएगा। तो ये चीजें हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। एनोडिक इनिबिटर्स और कैथोडिक इनिबिटर्स, जनरली इनिबिटर्स जो होते हैं वो दो तरह के हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है एनोडिक इनहिबिटर्स और दूसरा मिलता है कैथोडिक इनहिबिटर्स। तो हम इसके बारे में आप थोड़ा सा बात करने वाले हैं। एनोडिक इनहिबिटर्स क्या है बच्चा? कुछ हम यहाँ पर सॉल्ट जैसे देखेंगे कि भाई कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि क्रोमेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गए, टंगस्टेट हो गए, ठीक है, और अदर आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे जनरली विद हाई ऑक्सीजन कंटेंट होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग द एनोडिक रिएक्शन। मतलब ये लोग ऐसे हैं जो एनोडिक रिएक्शन का पैटर्न दिखा सकते हैं एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मेटल एक्टिंग एज एनोड। इसीलिए बच्चा ये लोग जो है कि मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं और कहीं ना कहीं प्रिवेंटिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मेटल एक्टिंग एज एनोड, जो एनोड के रूप में काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करते हैं बच्चा? थोड़ा सा डिसॉल्व करने के लिए रोकते हैं कि भाई डिसॉल्वमेंट थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड दीज इनिबिटर्स नॉर्मली फॉर्म अ स्पेशली सॉल्युबल कंपाउंड। ये एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, बहुत कम डिसॉल्व होता है। मेटल आयन फॉर्म्ड एट एनोड, एक एनोड के ऊपर एक मेटल बनाएंगे ड्यू टू एनोडिक रिएक्शन। देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का पैटर्न बढ़ेगा एंड दिस कंपाउंड गेट्स एड्सॉर्ब्ड, एक लेयर बन जाएगा बच्चा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो इसकी वजह से, इस रिएक्शन की वजह से बोल सकते हो कि जो मेन मेटल है उसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। एड्सॉर्ब का मतलब सरफेस पे एक लेयर तैयार होना एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म, देयर बाय रिड्यूसिंग द कोरोजन रेट। और इस वजह से क्या होगा बच्चा? कोरोजन का रेट आपका कम हो जाता है, काफी हद तक कोरोजन आपका नहीं होता है। तो एनोडिक इनहिबिटर्स इस तरह से काम करते हैं कि भाई आप जो है ट्रांजिशन मेटल वाले ट्रांजिशन के एलिमेंट जो होते हैं वो लेते हो, उनकी मदद से आप डिसोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हो, रोकते हो, और ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जो लेयर बनता है वो लेयर जाके जो मेन मेटल है उसके ऊपर जाके क्या होता है बच्चा? कोटिंग के रूप में जमा हो जाती है, और उसके बाद जो इनहिबिटर्स के रूप में वो रोल प्ले करते हैं, और जो कोरोजन होना चाहिए वो कोरोजन आपका क्या होता है बच्चा? कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि ऊपर एक कोटिंग लग गई, एक लेयर लग गया है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव, लेकिन क्या हमेशा होता है? नहीं। क्यों? उसका रीजन है कि अगर समझो कि एक मेटल है, मान के चलो कि मेटल है इस तरह से प्योर। अब मैंने डायग्राम तो बड़ा सिंपल बनाया हुआ है, बट मशीन जो बनती है क्या वो बड़ी सिंपल होती है, बड़ी स्मूथ होती है? नहीं, उसके तो बहुत सारे, यहाँ पे कहीं पर नट बोल्ट लगाए, कहीं यहाँ पे लगाए, कहीं अंदर है, कहीं बाहर है, लेफ्ट राइट, पूरी बड़ी मशीन है। अब इसके हर एक जगह पे वो लेयर पहुंचना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अगर हम समझो कि हर जगह पे लेयर लगाना चाहिए, जैसे मशीन को पेंट करना है तो मैं पेंट जितना दिख रहा है उतना कर सकता हूं, बट अंदर अंदर थोड़े पेंट कर पाऊंगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो वैसे ही जो एनोडिक का जो लेयर लगा है वो मशीन के हर एक पार्ट पे पहुंच पाएगा क्या? नहीं सर, कुछ हद तक जो विजिबल रहेगा, जहां तक पहुंच सकता है वहां तक पहुंचेगा, हर एक पार्ट पर तो नहीं पहुंच पाएगा। अब अगर प्रॉपर कोटिंग सब जगह नहीं पहुंची है तो जहां पे नहीं पहुंची है वहां से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? समझाता हूं दूसरे एग्जांपल से। ये डायग्राम छोड़ो, आप कुछ ऐसा एक डायग्राम ले लो, एक रफली मैं डायग्राम समझाने के लिए ले रहा हूं। मान लो ऐसा कुछ, तो एक अलता भलता मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के पीछे मत जाना भाई, ठीक है। ऐसा कुछ तो हमने एक डायग्राम बना दिया। अब ये बोला जा रहा है कि भाई आपने क्या किया? लेयर लगाना शुरू किया, तो ऐसे 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 कोटिंग कर दिया, देखो ऐसे ऐसे जितना कोटिंग हो सकती है उतना आपने कोटिंग किया मस्त एकदम, ठीक है। अब कहीं पर भी कोटिंग अच्छे से पहुंची नहीं, कहां पे नहीं पहुंची? अंदर नहीं पहुंची, और अंदर का जो एटमॉस्फेयर है बच्चा, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो इसके साथ क्या हुआ? कोरोजन शुरू कर देगा। ये कोरोजन शुरू किया तो फिर ये अंदर अंदर से सबको कोरोजन करना शुरू कर देगा। आप समझ पा रहे हो? तो भाई कोटिंग लगने के बाद भी ये इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रेयरली यूज होता है जहां पर हम कोटिंग करवा सकते हैं, जहां पर एनोडिक कोटिंग मेरे लिए पॉसिबल है वहीं पर ये मैं कर सकता हूं। तो दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव, है तो बड़ा पावरफुल मेथड। यस, दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव, बट for only one drawback, and that is sometimes if entire surface does not get covered by the protective layer। जो एनोडिक लेयर हम लगा रहे हैं, जो फिल्म हम यहाँ पर डाल रहे हैं बच्चा, लेयर लगा रहे हैं, the unprotected area form a small anode, एक एनोड बना देंगे, and which invites severe local attacks and hence the method is rarely used। भाई जहां पर मैंने कोटिंग कर दिया वहां तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पर कोटिंग नहीं हो पाई, नहीं पहुंच पाई, वहां पर एनोड का पैटर्न फॉलो होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बनेंगे, आयन बनेंगे, दूसरे बंदे आएंगे, रिएक्शन करेंगे, वहां से आपका कोरोजन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द होल आइडिया, आपको ये समझना पड़ेगा
क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, कैथोडिक इनहिबिटर्स, जो कि एक और अच्छा पैटर्न है। कैथोडिक इनहिबिटर्स में जनरली H2 गैस रिलीज होता है। तो भाई दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन बोथ एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं एसिडिक ले रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि द कैथोडिक रिएक्शन इज एन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर एसिडिक है तो H+ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो H2 के क्या रूप में बच्चा बाहर निकलेगा। एंड इन सच वर्किंग एनवायरनमेंट द कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड इफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रेटेड H+ एंड इज स्लो डाउन। अगर मैं कुछ भी करके कोरोजन को रोकना है मुझे या कम करना है कैथोडिक रिएक्शन की मदद से, तो या कैथोडिक इनहिबिटर की मदद से, तो सबसे पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से हाइड्रोजन का इवोल्वमेंट कम करना है, या फिर बोल सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रेटेड H+ आयन को मैं स्लो कर दूं कि भाई कम से कम रिएक्शन करे, क्योंकि जितना ज्यादा वो रिएक्शन करेगा उतना ज्यादा चांसेस है कोरोजन बढ़ने के। एंड दिस इज अचीव्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज अमाइन हो गया, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन हो गया, मतलब बेस ऐड करके बेसिकली, ठीक है। कंपाउंड मेट कार्पेंस हो गए, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया और थायो यूरिया हो गए, हैवी मेटल सोप हो गए, ऐसे बहुत सारे। बिकॉज दिस कंपाउंड्स हैविंग अ टेंडेंसी टू गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस, इनके पास वो कैपेसिटी होती है कि भाई वो मेटल के ऊपर जमा हो जाएंगे। यस, और क्या बनाएंगे, एक लेयर बना देंगे, प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। तो ये सब मेटल जो मैंने नाम लिया है, ये सब क्या होंगे, किसी दूसरे के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे। एब्सॉर्ब्ड का मतलब है सरफेस पे जमा हो जाना, और जिसकी वजह से बच्चा एक लेयर बना देंगे। एंड इन न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होगा, द कैथोडिक रिएक्शन इज ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म OH आयन। तो इसमें ऐसा हो कि भाई पानी है, उसमें हाफ O2 कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डाला, ये हो गया, ये कॉमन ले लिया मैंने, 2H- बन गया। तो ये कब होगा बच्चा, जब आप न्यूट्रल केस लेते हो। और एसिडिक वाले में क्या होता है, एसिडिक वाले में ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो अंडर सच कंडीशन, ऐसे कंडीशन में द रेट ऑफ कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड। अगर हम ऐसा करते हैं कि यार हम कोई लेयर बनाने में कैपेबल हो जाते हैं, न्यूट्रल वाले केस में तो OH बनेगा नो डाउट एब्जॉर्प्शन के थ्रू, और ऐसे कंडीशन में द रेट ऑफ कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड। हम ऐसा क्या कर सकते हैं बच्चा, रिड्यूस कर सकते हैं आइदर बाय एलिमिनेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द कोरोडिंग मीडियम by de-aeration method और by retarding the diffusion of O2 to the cathodic area। या तो बच्चा O2 को कैथोडिक एरिया में पहुंचने से रोक देंगे हम, तो भी हमारा कोरोजन क्या होगा बच्चा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा। एंड डी-एरेशन पर्पस जो होता है बच्चा, सम रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट सच है सोडियम हो गया, जैसे सोडियम सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजाइन हाइड्रेट हो गया, फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सब हम यूज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? और लास्ट पॉइंट आपके लिए कि सम इनऑर्गेनिक इनहिबिटर्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम सॉल्ट ऑल्सो यूजफुल कोरोजन को रोकने के लिए। एंड दीज कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद OH आयन फॉर्म्ड एट कैथोड। जो OH आयन बना है, जो आपने देखा था अभी पानी के साथ में, देयरफॉर फॉर्मिंग इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हिच गेट अदर्ड टू द कैथोडिक एरिया सर्विंग एज अ बैरियर। मतलब कि सर ये कैथोडिक एरिया पे आएंगे, उसको बैरियर के रूप में काम करेगा, जिसकी वजह से कोरोजन रुक जाएगा या कम हो जाएगा। एंड दिस रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड OH आयन। मतलब समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये OH बना न्यूट्रल वाले केस में, ये OH जो होगा बच्चा, इसको हम इन मेटल के साथ में रिएक्ट करा देंगे तो ये रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देंगे, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और ये एज अ लेयर काम करेगा, जिसकी वजह से आपका कोरोजन क्या होगा बच्चा, काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू स्लो डाउन द एनोडिक रिएक्शन एंड अल्टीमेटली डिसोल्यूशन ऑफ एनोडिक मेटल गेट्स कंट्रोल्ड। तो ये बच्चा होल आइडिया है कि किस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है जो हमें यहाँ पर अच्छे से समझ के लेना है, अच्छे से देख के लेना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, जाके देखेंगे अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर को, तो आपको पता चलेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रिवेंशन के 2-3 मेथड एक्सप्लेन करो, ठीक है, जहां पर आप अच्छे तरीके से ये 3 मेथड बड़े आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत से लेक्चर में जो नेक्स्ट होने वाला है। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपका एक छोटा सा फ्री सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।